हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को डिस्कस करेंगे। ओके, यह हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो का सीरीज़ है जिसमें हम पूरे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इज ऑल्सो नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। इट वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने देखा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 देखा, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट पास किया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस दौरान इस एक्ट को पास किया गया था, जिस वक्त उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। ओके, चलिए इस एक्ट के कुछ फीचर्स को समझते हैं। फर्स्ट फीचर है, इट सेपरेटेड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। ओके, उसके बाद इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसे कहा गया कि आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स और कमर्शियल मैटर्स को देखेंगे, और पॉलिटिकल मैटर को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट ने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 लोग थे। उसे यह टास्क दिया गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिटिकल मैटर को देखेंगे। ठीक है, अब कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर को अलग कर दिया गया था। कमर्शियल मैटर दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और पॉलिटिकल मैटर देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है, इसमें 6 लोग थे। दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। तो इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें डुअल कंट्रोल होगा। ओके, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए 2 बॉडी बनाई गई। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ही, और दूसरा बॉडी जो नया बनाया गया वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे समझते हैं। द कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसा कि आपको पता है, कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रिप्रेजेंट कौन करता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें जो उसके चेयरमैन होते थे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। ब्रिटेन के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो प्रिसाइड करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मीटिंग में। ओके, तो जो डुअल कंट्रोल का मैकेनिज्म था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, आगे समझते हैं। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दिया गया कि वह सुपरवाइज कर सकता है सिविल, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी पोजीशंस अभी तक किए गए हैं उन सभी को क्या करना, सुपरवाइज करना। जैसे कि कौन कौन से मैटर्स को, तो सिविल मैटर, पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यूज़, इन सभी के ऊपर जो सुपरविजन का जो पावर है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इस वर्ड पे आपको गौर करना है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशंस इंडिया में था, जो उसने इंडिया में आकर के एक्वायर किया था, उसे अब ब्रिटिश पोजीशंस कहा जाएगा। ओके, इसे हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर किया आपने। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दिया गया कि अब वह सुपरवाइज कर सकता है सिविल, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ओके, कुछ और चीज़ें समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस एक्ट का था वो है कि गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, जिसमें एक गवर्नर जनरल थे और उनके साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करते थे उनके काउंसिल में। तो जो उस 4 मेंबर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसकी संख्या कम करके 3 कर दी गई थी। ओके,
पहले एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करते थे, तो टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि यह एक गवर्नर जनरल और साथ में ये जो 4 था इसको कम करके 3 कर दिया गया, तो अब टोटल मेंबर की संख्या हो गई 4। ओके, इस 3 में से जो यह 3 मेंबर था इनमें से एक जो होगा वो कमांडर इन चीफ होगा ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसके जो चीफ्स हैं, कमांडर इन चीफ, वो भी इसके गवर्नर जनरल काउंसिल के एक मेंबर होंगे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। ओके, तो ये फीचर्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं इस एक्ट का। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। पहला, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश पोजीशंस वर्ड का यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्वायर जितने भी टेरिटरीज थे उन सभी को अब कहा जाएगा ब्रिटिश पोजीशंस, मतलब वो ब्रिटिश की पोजीशन में है वो सब अब। ठीक है। सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स का और उसके एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, कैसे दिया गया था ये? क्योंकि हमने क्या देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही जो कि कंपनी का गवर्निंग बॉडी था, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके ऊपर अब सुप्रीम कंट्रोल उसको मिल गया, किसका? कंपनी के अफेयर्स का और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का इन इंडिया। ओके, तो ये पॉइंट्स थे इसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।